हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोई भी समीकरण दिया हुआ हो और उसके मूल दिए हो, तब उसकी सहायता से, उसके मूलों की सहायता से उससे के गुणा हो या उसके इनवर्स मूलों के रूप वाले समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। उसी के आधार पर कुछ सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल यह है, ट्रांसफॉर्म of the following equation into an equation whose roots are 4 times those of given equation। ये मतलब ये हमें समीकरण दे रखे हैं, हमें वह समीकरण ज्ञात करने हैं जिसके मूल इस समीकरण के मूल के 4 गुना हो। जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कोई n घात की समीकरण हो तो हम जानते हैं उसके n मूल होते हैं, और उससे के गुणा करने के लिए, उसके के गुणा मूलों वाले समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, के उसको हम करते थे गुणा उस समीकरण को 1 के स्क्वायर के क्यूब एंड सो ऑन के एन, उसके संगत पदों को घात के घटते क्रम में इनको गुणा करेंगे। तो हमें ये दे रखा है, यह हमें समीकरण दे रखा है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो उसको 4 गुणा से करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 की घात 0, 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4, इससे गुणा करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो ये यहां तक आएगा। तो ये गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 की घात, इसकी घात 0, उसका मान 1 हो तो उसका सेम आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा और ये 64 आ जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4 गुणी 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण होगी वह इस समीकरण के मूल जो है उनके मूलों के 4 गुणे वो इस समीकरण के मूल होंगे। तो करना क्या है, 4 गुणा हो या 3 गुणा हो या 2 गुणा हो या 10 गुणा हो, जितने भी हो उसको उसकी घात के 0 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लेंगे और उनको गुणा करेंगे। करने पर जो समीकरण आएगी वह समीकरण उस दी समीकरण के मूलों के टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स दे रखा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई से ये गुणा है। इसी प्रकार से कई बार इस कंपटीशन में ये सवाल बहुत पूछते हैं, इसलिए कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगला एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, चेंज द साइन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, x की घात 7 प्लस 5x की घात 5 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या ज्ञात करना है, ये समीकरण दिए, हमें वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल इसके मूलों के विपरीत साइन के हों। विपरीत, चेंज द साइन ऑफ द इक्वेशन, इस समीकरण के मूलों के चिन्ह चेंज करने हैं। तो पहले इस समीकरण को हम घटती घात के रूप में लिखेंगे। जो जिस घात का पद नहीं है उस घात को शून्य से गुणा करके लिखेंगे। तो देखो कैसे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x की घात 7, x की घात 6 नहीं है तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 0 इंटू x की घात 6 प्लस 5x की घात 5, x की घात 4 नहीं है तो इसको लिखता हूँ 0 इंटू x की घात 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण आ गई। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे माइनस से, सॉरी x की जगह माइनस x रखने पर तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस x रखने पर पुट x टेंस टू माइनस x, देन तो देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस x की घात 7, या ऐसा कर लें अल्टरनेटिव, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस चौथा माइनस, पांचवा प्लस छठा माइनस, सातवां प्लस और लास्ट वाला माइनस। ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, या
क्योंकि अक्स की जगह माइनस अक्स रखेंगे तो भी यही आएगा। देखो 0 इंटू माइनस एक्स की घात 6 प्लस 5 माइनस एक्स की घात 5 प्लस 0 इंटू माइनस एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, किसी की घात विषम संख्या हो, ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या हो तो वो ऋणात्मक में ही आता है। तो यह आ जाएगा माइनस एक्स की घात 7 प्लस 0 इंटू एक्स की घात 6, क्योंकि माइनस को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। यह आ जाएगा माइनस 5 एक्स की घात 5 प्लस 0 इंटू एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3, क्योंकि माइनस की घात 3 माइनस की घात 3 का माइनस और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर वो प्लस हो जाता है, माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस पूरे में माइनस का भाग लगाने पर तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 7 माइनस ये पद नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 5x की घात 5 ये हटा देंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स की घात 3, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 7 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण क्या हुआ, इस समीकरण में इस समीकरण के जो मूल है और इस समीकरण के मूल है दोनों में बराबर होंगे संख्यात्मक रूप में, परंतु परिणाम मतलब चिन्ह के रूप में वो विपरीत होंगे। इसके प्लस के मूल आएंगे तो इसके माइनस के आएंगे सेम आएंगे, और इसके माइनस के आएंगे वो इसके प्लस के आएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले इस समीकरण को घटते घात के रूप में लिखेंगे और पूरे पद आने चाहिए। अगर कोई घात का पद नहीं है तो उसको 0 से गुणा करके लिखेंगे, फिर एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसको माइनस से गुणा कर देंगे। अगर पहला पद माइनस में है, उच्चतम घात का पद माइनस में है, तो उसको पूरे को माइनस से गुणा करके और जो समीकरण आएगी वह अभीष्ट समीकरण आएगी। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक डिवीजन, संश्लेषित विधि या भाग विधि। डिवीजन माने होता है भागफल या भाग विधि। तो सिंथेटिक भाग विधि क्या होता है, जैसे कोई हमें बहुपद दे रखा हो, बहुपद का मतलब एक्स की घात के रूप में दे रखे हो और उनमें एक्स के घात का रूप का ही कोई भाग देना हो, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h, किसी का भी भाग देना हो, तो भाग देने के बाद में, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर किसी राशि का भाग देंगे तो भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा वो क्या कहलाता है भागफल, और जो लास्ट में बचेगा वो कहलाता है शेषफल। तो इसमें भी वही होगा, किसी बहुपद में किसी व्यंजक का भाग देने पर भागफल भी बचेगा और शेषफल भी बचेगा। हम उसको बिना हल किए हुए डायरेक्ट कैसे ज्ञात करें, तो वो विधि कहलाती है सिंथेटिक डिवीजन, संश्लेषित भाग विधि। तो वो विधि मैं बता देता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। जैसे ये तरीका है a0 x की पावर 3 प्लस a1 x की पावर 2 प्लस a2 x प्लस a3 इक्वल टू 0। ये कोई 3 घात का बहुपद है या समीकरण है। इसमें हम x माइनस h का हमें भाग लगाना है। तो भाग लगाएंगे तो देखो भाग कैसे लगाते हैं, एक तो हम भाग लगा के सर करें, वो थोड़ी लंबी प्रोसेस है। उसके बजाय हम क्या करेंगे, इसके गुणांक को लिख लेंगे। इस प्रकार से दो लंबवत लाइन खींच दें, ऊपर यहां लिखेंगे a0 a1 a2 a3 लिख लिया। इधर क्या आएगा h, क्योंकि x माइनस h इसका मतलब x माइनस h इसका एक गुणनखंड है, तो x बराबर h क्या होगा, इसका एक मूल होगा। तो हमने h को दिया तो h आ गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 0, ठीक है। ये सभी में नीचे 0 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा
A0। अब A0 को इससे गुणा करेंगे, वो यहां लिखेंगे HA0, वो क्या आ जाएगा A1 प्लस HA0, इन दोनों को जोड़ेंगे वो आ गया। ये मान लेते हैं B0 है, ये है B1। अब क्या करेंगे, इस B1 को H से गुणा करेंगे तो H B1 आ गया, इसका मतलब B1 का मान पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा B2 इज इक्वल टू A2 प्लस H B1। अब क्या करेंगे, इस B2 को H से गुणा करेंगे, वो यहां लिखेंगे तो H B2 वो आ जाएगा B3 इज इक्वल टू A3 प्लस H B2। ठीक है, यानी ये शॉर्ट रूप में लिख लिया, इसको B0 B1 B2 B3 लिख लें ताकि ये प्रोसेस थोड़ा कम हो जाए। अब क्या करेंगे, ये 3 घात का है तो इसमें x माइनस h का भाग देंगे तो क्या 2 घात का बहुपद बचेगा, वो उस बहुपद का ये x स्क्वायर का गुणांक आएगा, ये x का गुणांक आएगा, ये अचर पद आएगा और ये लास्ट वाला पद क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। अर्थात मैं इसकी जगह A0x³ प्लस A1x² प्लस A2x प्लस A3 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं x माइनस h ऑफ B0x² प्लस B1x प्लस B2 प्लस B3। इसका मतलब इसमें इसका भाग दिया तो मानो 10 बार भाग गया तो ये गुणा में होगा प्लस शेषफल B3। अब B3 का मान यहां पर लिख देंगे। तो किसी भी बहुपद में किसी भी व्यंजक सिंगल चर व्यंजक का भाग दें तो भाग हम एक प्रोसेस लंबी हो इसके बजाय एक सिंथेटिक डिवीजन है उस विधि से हल करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके गुणांक घटती घात के रूप में लिख लिया, लिखने के बाद में क्या करेंगे, किसका भाग दे रहे हैं, x माइनस h, इसका मतलब यहां पर h लिख लेंगे। अगर x प्लस h का भाग देंगे तो यहां पर माइनस h और x माइनस h का दे रहे हैं तो यहां h। फिर क्या करेंगे, A0 के नीचे 0 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे वो आ जाएगा A0, अर्थात इसको हमने मान लिया B0। फिर B0 को h से गुणा किया वो यहां लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा जो मान आएगा उसको हमने मान लिया B1। फिर क्या करेंगे, B1 को h से गुणा करेंगे वो यहां लिख दिया, दोनों को जोड़ेंगे वो आ जाएगा B2। फिर B2 का h से गुणा करेंगे वो यहां लिख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे और वो आ जाएगा B3। अब ये 3 घात का है तो भाग देने पर x माइनस h का भाग देने पर तो 2 घात का बहुपद और प्लस शेषफल बचेगा। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल क्या होगा, 0। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो शेषफल वो बचेगा। तो ये लास्ट वाला जो है वो कहलाता है शेषफल। अगर इसका मान 0 है इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कई बार सवाल में पूछ लेते हैं कि इसमें इसका भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हम भाग प्रोसेस लंबी हो टाइम कम हो तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, सीधा इस विधि का उपयोग करते हैं। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, अगर 0 नहीं आता है इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। फिर इसको इस रूप में लिख सकते हैं। जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है डेस्कार्टे रूल ऑफ साइंस, डेकार्टे का चिन्ह नियम। यह एक महान फ्रांसीसी दार्शनिक और महान गणितज्ञ था जिसने कार्तीय निर्देशांक पद्धति भी इसी की देन है, डेकार्टे की। और इसने समीकरणों में जैसे कोई भी समीकरण दे रखा है उसमें हमें कैसे पता चले कि इसमें कितने रियल मूल होंगे, कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, कितने रियल मूल धनात्मक होंगे, कितने मूल रियल है वो ऋणात्मक होंगे। वो इस वैज्ञानिक ने डेकार्टे का चिन्ह नियम दिया था, वो ये है कि यदि कोई फलन f(x) इज इक्वल टू 0, इसमें इसके चिन्हों में परिवर्तन कितना आ रहा है, इसके चिन्हों में जो परिवर्तन आएगा, परिवर्तनों की संख्या वो
उसके धन मूलों की संख्या के बराबर होगी, या ये कहते हैं उन चिन्हों के परिवर्तन जो हुआ उनकी संख्या से अधिक है वो धन मूलों की संख्या नहीं होगी। जैसे ये कोई समीकरण दे रखा है, इसमें f(x = 0) दे रखा है, इसमें कितने चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, ये प्लस परिवर्तन नहीं हुआ, ये प्लस परिवर्तन नहीं हुआ, ये प्लस परिवर्तन नहीं हुआ, ये प्लस और माइनस, ये प्लस 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 और माइनस, तो परिवर्तन कितना हुआ, एक हुआ, प्लस माइनस एक हुआ। इसका मतलब इसके धन मूलों की संख्या है एक से अधिक नहीं होगी, इसका मतलब एक ही होगी। इसका मतलब इस समीकरण के जो रियल मूल है उनमें धनात्मक मूल है वो एक होगा। फिर दूसरा है कि इस फलन f(x) के ऋण मूलों की संख्या कितनी होगी, जो रियल मूल है उनमें ऋण मूल कितने होंगे। अगर इस फलन में x की जगह -x रखने पर उसके पदों में चिन्हों की परिवर्तनों की संख्या इस फलन के ऋण मूलों की संख्या से मतलब इस x की जगह -x रखने पर इसमें चिन्हों की परिवर्तनों की संख्या से अधिक ऋण मूलों की संख्या नहीं होगी। अर्थात यह कह सकते हैं कि या तो उतने ही होंगे या उससे कम होंगे ऋण मूलों की संख्या। तो जैसे इसमें x की जगह -x रखने पर इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा, -x की घात 4 क्या हो जाएगा, x की घात 4, ये क्या हो जाएगा -2x3, x की जगह -x रखने पर ये क्या हो जाएगा 3x², और ये क्या हो जाएगा -4x -5 बराबर 0। अब इसमें देखेंगे कि क्योंकि ये फलन था इसमें हमने x की जगह -x रखा, तो उस फलन के ऋण मूलों की संख्या क्या होगी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो 1 2 3। तो इस समीकरण के 3 मूल है वो ऋणात्मक होंगे इस समीकरण के। तो एक तो धनात्मक हो गया, 3 ऋणात्मक हो गए, तो टोटल कितने हो गए 4 मूल। ये 4 आपका है, इसका मतलब इसके चारों मूल क्या होंगे, रियल होंगे, और चारों के चारों में से 3 तो होंगे ऋणात्मक और 1 होगा धनात्मक। समझ में आ गया। दूसरे एग्जांपल में समझते हैं, देखो ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये प्लस, तो देखो ये प्लस प्लस ये तो नहीं होगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो इसके 2 धनात्मक मूल होंगे, 2 धनात्मक मूल होंगे। अब इसका ऋण मूल देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, x की जगह -x रखने पर इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा, x की घात 4 -2x³ -3x² -4x + 5 बराबर 0, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसके 2 मूल हैं वो ऋणात्मक होंगे। तो 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक, इसका मतलब टोटल 4 मूल हो गए, और 4 घात का है तो इसके चारों मूल रियल होंगे, जिसमें 2 धनात्मक होंगे और 2 ऋणात्मक होंगे। अगले सवाल में तीसरा जो सवाल है उसमें क्या है, इस समीकरण के धन मूलों की संख्या देखते हैं। तो इसमें पहले चिन्ह परिवर्तनों की संख्या देखेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इसमें 3 बार चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब इसके 3 है वो धन मूल होंगे, और इसमें x की जगह -x रखने पर रखेंगे तो क्या आएगा, x की घात 4 प्लस 2x³ -3x² माइनस का 4x माइनस का 5 = 0, तो प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, इसके अलावा कहीं चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा, तो एक मूल है वो इस समीकरण का क्या होगा, ऋण मूल होगा, और इस समीकरण क्या होगा, धन मूल होगा। ये ध्यान रखना कि इस समीकरण की जगह हमने x की जगह क्या कहा, -x रखा, तो ये जो समीकरण आएगा
उसके मूल चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब उसके धन मूल होंगे। और मूल समीकरण तो ये थी, तो इसका इसके मूल क्या होंगे, वो ऋण मूल होंगे। तो 3 तो इसके धनात्मक होंगे, 1 ऋणात्मक हो गया, तो टोटल चारों मूल रियल होंगे। समझ में आ गया होगा। तो ये जो देखाते का चिन्ह नियम है वो कैसे करना है आपको, कोई फलन दे रखा हो, उस फलन में चिन्हों की परिवर्तनों की संख्या से अधिक धन मूल नहीं होंगे, फिर उसमें x की जगह माइनस x रखने पर चिन्हों की परिवर्तनों की संख्या से अधिक ऋण मूल नहीं होंगे। तो ये दोनों कंडीशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समीकरण के कितने रियल मूल होंगे और कितने कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र मूल होंगे। तो इन तीनों समीकरणों के सभी मूल क्या है, रियल हैं। अब एक नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये है सो दैट द इक्वेशन x की घात 4 माइनस 2x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 4 घात का समीकरण है एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट। हमें सिद्ध करना है कि इसके कम से कम 2 मूल है, वो क्या होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। तो देखो ये जो समीकरण दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x की घात 4 माइनस 2x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें हम चिन्हों की परिवर्तनों की संख्या देखते हैं। तो देखो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो इसमें एक चिन्ह परिवर्तन हो रहा है प्लस माइनस, इसका मतलब इस समीकरण का एक मूल है वो धन होगा, अर्थात धनात्मक मूल होगा। अब क्या करेंगे, x की जगह माइनस x रखने पर, माइनस x रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो प्लस का प्लस रह जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x³ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये प्लस, ये माइनस, तो ये एक चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, तो इसका एक मूल है, इसका तो धनात्मक होगा, इसका क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। तो इस समीकरण का एक मूल ऋणात्मक है, एक मूल धनात्मक है, तो टोटल 2 मूल क्या होंगे, रियल। शेष जो बच गए, कितने बच गए, क्योंकि 4 घात का समीकरण है, इसके 4 मूल होंगे जिनमें 2 रियल होंगे, तो शेष 2 मूल क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो सो दैट हैव एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स, इसका मतलब क्या अधिकतम है, कम से कम 2 मूल क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। इस प्रकार ये सवाल हल करना। लैंग्वेज आपको लिखनी है, जैसे मैंने बोला कि दिया गया समीकरण f(x) इज इक्वल टू ये, इसको समीकरण 1 देंगे, फिर इस समीकरण के चिन्हों की परिवर्तनों की संख्या वो 1 है, इसका मतलब इसका एक धन मूल होगा, अर्थात एक धनात्मक मूल होगा, जो क्या होगा, रियल होगा। फिर समीकरण 1 में x की जगह माइनस x रखने पर इस समीकरण में चिन्हों की परिवर्तनों की संख्या क्या है, 1 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस f(x) के एक ऋण मूलों की संख्या होगी, अतः इसके एक धनात्मक और एक ऋणात्मक अर्थात 2 रियल मूल हो गए। क्योंकि ये 4 घात का समीकरण है, अर्थात हम जानते हैं कि 4 घात के समीकरण के मूल कितने होते हैं, 4, 2 रियल हो गए, तो शेष कितने हो गए, इमेजिनरी 2 हो गए।